गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे 11.23 बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन सा? बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपिटेंट होस्ट, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद आरडीएनए। तो अभी तक तो हम लोगों ने देखा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने टूल्स जो पढ़ रहे थे, उसके बाद सेकेंड टूल हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? क्लोनिंग वेक्टर्स। थर्ड जो है ठीक है, आपने डीएनए क्लोन कर दिया, यानी डीएनए जो है आप वेक्टर में डाल दिया। ये हमारा वेक्टर था और आपने इसमें फॉरेन डीएनए डाल दिया, ठीक है। इसमें आपने फॉरेन डीएनए डाल दिया। अब क्या? ये तो बन गया आरडीएनए। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आरडीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए और हाइब्रिड डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए और हाइब्रिड डीएनए, दो सोर्स से, प्लाज्मिड एक फॉरेन है, इसलिए हाइब्रिड डीएनए। और इसको काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं, काइमेरिक डीएनए, ठीक है। आरडीएनए शॉर्ट फॉर्म में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, हाइब्रिड डीएनए काइमेरिक डीएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए फ्रॉम टू सोर्स आर लिंक्ड। एक आपका ये इंसर्ट हो गया और ये प्लाज्मिड हो गया, ये वेक्टर हो गया और ये इंसर्ट हो गया। ये क्या हो गया? इंसर्ट। और ये आपका हो गया वेक्टर। तो दो डीएनए हो गया, ठीक है। अब ये बन गया, तो बन गया तो नेक्स्ट क्या करोगे आप? तो इसको अब हम लोगों को कहां भेजना है? होस्ट सेल में। इसका ट्रांसफर करना है बनने के बाद। और जो ट्रांसफर कहां करना है? होस्ट सेल में। होस्ट सेल में, होस्ट सेल। आप मान के चलो इकोलाई, एस्केरिचिया कोलाई, इसमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। और जो ट्रांसफर जब करते हो तो इसको क्या हम लोग कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारा मेथड होता है, आपने पढ़ा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन, दीज आर द थ्री नेचुरल मेथड्स ऑफ डीएनए ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब जब हम ये बना चुके हैं आरडीएनए, तो अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इसको रेप्लिकेट करवाना है। तो रेप्लिकेट आप कहां करवाएंगे? इसको रेप्लिकेट करवाना है होस्ट सेल में। तो हम लोगों को जो है ना, इसको होस्ट सेल में डाल देना है। तो होस्ट सेल में कैसे डालोगे? तो आप क्या करोगे ना, एक फिर से देखोगे, ट्यूब ले लेना है, इसमें बैक्टीरिया डाल देना है, बैक्टीरिया डाल देना है, इसमें आपका आरडीएनए डाल देना है और इंक्यूबेट करना है इसको। अब ये जो है ना, बैक्टीरिया जो है चाहेगा इसको लेना अंदर, लेकिन ऐसे ही नहीं ले लेगा। नेचुरली जब देखोगे ना, जब आप ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे वो पिकअप किया था, ठीक है। लेकिन वहां पे भी हीट ट्रीटमेंट दिया था, यू शुड रिमेंबर दैट। तो अब जब आप देखोगे तो क्या ये जो डीएनए है, आरडीएनए है, वो किसी भी सेल्स में चला जाएगा? कोई भी सेल्स उसको पिकअप कर लेगा? हम लोग को तो पता है, जो आपका ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर में एक लेयर होता है, ठीक है, जिसको सेल वॉल आप कहते हो। सेल वॉल कहते हो। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। तो ये इसको अंदर जाने देगा क्या? ये जो फॉरेन डीएनए है, इसको जाने देगा क्या? आपने स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा है,
वहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या इस डीएनए को अंदर जाने देगा? आपने वहां ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो लिपिड्स को तो जाने देता है, यानी सिर्फ लिपोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक भी कह सकते हैं। हाइड्रोफोबिक लिपिड क्या हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक को तो ये जाने देगा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है लिपिड और प्रोटीन का बना रहता है, मेनली लिपिड रहता है वहां पे, तो इसको तो जाने देगा। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स होता है, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, बहुत सारा प्रोटीन्स हो गया, आयंस हो गया, इसको ये जाने देगा? नहीं जाने देगा। हाइड्रोफिलिक को ये नहीं जाने देगा। तो जब नहीं जाने देगा तो डीएनए भी तो हाइड्रोफिलिक है, देखो यहां पे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, इट मींस DNA is a hydrophilic molecule and therefore plasma membrane or cell membrane will not allow DNA to enter into the cell, into cells। ठीक है, तो ये तो जाने देगा नहीं, ये तो हाइड्रोफिलिक है। उसके बाद ये आपका सेल वॉल भी है, ये भी रोकेगा। तो आखिर क्या हम करें कि ये बैक्टीरिया जो है हमारा इस फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर यानी आरडीएनए को अंदर ले ले। तो इसके लिए इसको आपको कंपीटेंट बनाना पड़ेगा, कंपीटेंट टू पिक अप द आरडीएनए। You have to make bacteria or host cells competent to pick up DNA molecule। तो how you will make competent? आप कैसे बनाओगे? हम लोग कैसे competent बनते हैं? पढ़ लिख कर। आप अभी पढ़ रहे हो, क्यों? आप नीट एग्जाम के लिए competent होना चाहते हो, आप नीट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप पढ़ना चाह रहे हो कि हम पढ़ेंगे तो कंपिटेंट हो जाएंगे, उस एग्जाम को पास करने के लिए कंपिटेंट हो जाएंगे। तो ऐसे इसको भी कंपिटेंट बनाना होगा। तो इसको कंपिटेंट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, जो आपके एनसीईआरटी बुक में सिर्फ उतना ही हम आपको बताएंगे। तो यदि ये सेल वॉल कहीं कहीं से ब्रेक हो जाए, ठीक है, कहीं कहीं से ब्रेक हो जाए, पोर्स बन जाए, सेल मेम्ब्रेन भी कहीं कहीं जो है ना पोर बना ले, ब्रेक हो जाए, तो कोई भी हम लोग का केस हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का केस हो, जब आप उसको स्ट्रेस देते हैं ना तो ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो आपको इसको वही करना है, स्ट्रेस देना है। तो स्ट्रेस कैसे दोगे? तो डाइवैलेंट आयंस, ठीक है, आयंस में कौन सा? पॉजिटिवली चार्ज आयंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को क्या कहते हैं? केटायंस। तो आप क्या करो, पॉजिटिवली चार्ज डाइवैलेंट केटायन, लाइक कैल्शियम आयन, डाइवैलेंट है, कैल्शियम है, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो डाइवैलेंट हो गया, पॉजिटिव चार्ज है तो केटायन हो गया। तो कैल्शियम फॉस्फेट हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये क्या, कैल्शियम फॉस्फेट विद आइस ट्रीटमेंट यानी कोल्ड ट्रीटमेंट, यानी आइस के साथ में जब आप कैल्शियम आयन दोगे ना तो इसको जो है ना सेल वॉल को कहीं कहीं से वो ब्रेक कर देता है, इसको स्ट्रेस में ले आता है, कहीं कहीं से आपका सेल मेम्ब्रेन भी पोर बन जाता है। और दूसरा क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है कैल्शियम आयन पे,
और इसका निगेटिव होता है, तो आपको पता है ना अपोजिट पोल्स, ठीक है। क्लास में जो तेज लड़का होगा या तेज लड़की होगी, तो तेज जो लड़की होगी उधर लड़का, और जो लड़का तेज होगा तो लड़की उधर मूव करती है, अपोजिट चार्ज की ओर, अपोजिट, ठीक है। तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो एक हेल्प करेगा बाइंड करने में। जैसे मान लो यहाँ पे कैल्शियम आयन जो है बाइंड हुआ, तो यहाँ पे जो है आपका डीएनए जो है ये वाला जो है आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा ऐसे। उसके बाद क्या करेगा, इसमें से धीरे धीरे सरक के अंदर, तो आ गया अंदर, यानी ट्रांसफॉर्म हो गया, पिकअप कर लिया। तो इसको कंपिटेंट बनाना है, तो कंपिटेंट बनाने के लिए आपको डाइवैलेंट केटायन का ट्रीटमेंट देना होगा आइस के साथ में, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि उसका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन वगैरह थोड़ा ब्रेक हो गया है। अब उसी समय उसको दूसरा शॉक दे दो, संभल नहीं पाएगा, हीट शॉक, ठीक है। हीट शॉक एट 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस पे। जब आप उसको जैसे 42 डिग्री सेल्सियस पे दोगे हीट शॉक, तो उसका और पोर्स जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, और आपका जो डीएनए जो है वो आसानी से अंदर चला जाएगा। आप हीट शॉक देने के बाद फिर से कोल्ड शॉक दे दो, यानी एक शॉक, फिर दूसरा शॉक, फिर तीसरा शॉक। अब इतना शॉक दोगे तो उसका सेल मेम्ब्रेन तो बेचारा, बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों परेशान हो जाएगा, और कहेगा जा भैया डीएनए तू जा अंदर, और वो क्या होगा, अंदर चला जाएगा। और इस तरह से हमारा सेल्स जो है ये कंपिटेंट हो जाता है। कंपिटेंट फॉर व्हाट? कंपिटेंट फॉर टेकिंग अप, पिकिंग अप द आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो देखो आप यहां पे, इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू पिक अप द प्लाज्मिड, फोर्स कर रहे हो, द बैक्टीरियल सेल्स आर मेड कंपिटेंट to take up the DNA. This is done by treating them with a specific concentration of divalent cation. Specific concentration यानी divalent का अमाउंट कितना होगा? अब यार बहुत ज्यादा दे दोगे तो बैक्टीरिया का पूरा सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन फट जाए तो लाइज हो जाएगा, बेचारा बैक्टीरिया मर जाएगा, है कि नहीं? तो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन जिसमें आपका काम निकल जाए और बैक्टीरिया मरे भी नहीं, ठीक है। देखते हो कि नहीं, गर्लफ्रेंड जब जो है ट्रीटमेंट देती है, शादी नहीं करोगे तो समझ लेना, तो ट्रीटमेंट कितना देती है, उतना ही जितना वो लड़का जो है ना संभाल पाए, ज्यादा देगा तो टंग जाएगा, है ना। तो यहां पे भी वही करना है, ज्यादा ट्रीटमेंट मतलब जो कंसंट्रेशन है वो स्पेसिफिक होता है, सच एज कैल्शियम which increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall. Recombinant DNA can then be forced into such cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice. देखो फिर से आप दे रहे हो ice का ट्रीटमेंट, followed by placing them briefly at थोड़े टाइम के लिए 42 डिग्री सेल्सियस heat shock and then putting them back on ice. This enables the bacteria to take up the recombinant DNA. तो ये तो एक मेथड हो गया शॉक ट्रीटमेंट। शॉक ट्रीटमेंट से आप डीएनए ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। एक मेथड कौन सा हो गया, ये समझ में आ गया आपको? इस मेथड से हम लोग डीएनए को ट्रांसफर कर सकते हैं। एनी डाउट? तो पहला मेथड जो हो गया शॉक ट्रीटमेंट, शॉक देकर जो है आप बैक्टीरिया को कंपिटेंट बना देते हो along with the chemicals and that is the calcium phosphate divalent cation यानी कैल्शियम आयन, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, सेल मेम्ब्रेन आप अच्छे से पढ़े होंगे ना, सेल मेम्ब्रेन तो वहां पे पढ़ा होगा। सेल मेम्ब्रेन सब चीजों को
सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होने देता है, सेलेक्टिवली परमेबल होता है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करता है किसको जाना है किसको नहीं भेजना है। ठीक है, अभी देखो कुछ और मेथड्स आपको पढ़ने हैं ट्रांसफॉर्मेशन के। ये सब आपका, ये दोनों फिजिकल मेथड है, माइक्रो इंजेक्शन और जीन गन मेथड। Then you have disarmed pathogen vector method. These three methods are given in your NCERT book. इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स है, लाइक लिपोसोम मीडिएटेड, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है, एक जस्ट हम 3 पढ़ेंगे। सो माइक्रो इंजेक्शन मेथड, माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं ना, आप जो डीएनए है जिसको भी ट्रांसफर करना है उसको, मान लीजिए ये सेल है, कोई एनिमल सेल ले लो, एनिमल सेल, ये किसी में भी यूज हो सकता है, बैक्टीरिया में, प्लांट में, एनिमल में, किसी में भी। एक आप एनिमल सेल ले लो आप, ठीक है, उसके बाद आपको पता है इसमें न्यूक्लियस होगा। अब माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, यानी माइक्रो नीडल आता है, माइक्रो नीडल ऐसे होगा, ठीक है, माइक्रो नीडल। इसमें जो फॉरेन डीएनए जो आपको भेजना है ये ले लेते हैं, और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, माइक्रोस्कोप से देखना है और माइक्रो नीडल जो है उससे इसमें डायरेक्टली इंजेक्ट कर देना है। तो डायरेक्टली आप डीएनए को कहां इंजेक्ट कर दिए, न्यूक्लियस के अंदर में। यहाँ पे न्यूक्लियर क्रोमोसोम है, सॉरी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, ये इसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा। जो इंटीग्रेट कर जाएगा, हो सकता है नहीं भी करे, लेकिन जब इसमें इंटीग्रेट कर जाएगा तो फिर वो कैरी होगा जनरेशन टू जनरेशन। तो माइक्रो इंजेक्शन इज अ टेक्निक ऑफ डीएनए ट्रांसफर, ठीक है, इट इज अ डायरेक्ट मेथड, फिजिकल मेथड। ये कौन सा मेथड है, फिजिकल मेथड ऑफ, फिजिकल मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। इसको और हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, कैन बी यूज्ड इन बोथ प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। सो हियर डायरेक्टली वी इंजेक्ट, डायरेक्टली वी माइक्रो इंजेक्ट foreign DNA into nucleus of the host cell, ठीक है, डायरेक्टली वी माइक्रो इंजेक्ट फॉरेन डीएनए इनटू न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल। ये एक मेथड हो गया माइक्रो इंजेक्शन। एनी डाउट? Next we will see gene gun method। सेकंड जो है जीन गन मेथड, और इसको कहते हैं हम लोग बायोलिस्टिक्स मेथड, बायोलिस्टिक्स, और इसको कहते हैं पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स, और जस्ट पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स, बम्बार्डमेंट, बम्बार्डमेंट मेथड। ये देखो आप, वैसे तो हम लोग एनिमल सेल में भी यूज कर सकते हैं, प्लांट सेल में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लार्जली जो ये यूज में है ना वो प्लांट सेल्स के केस में है।
प्लांट सेल्स। एनिमल सेल में भी यूज होता है, ठीक है। तो बायोलिस्टिक्स का मीनिंग होता है बायोलॉजिकल बैलिस्टिक्स। बैलिस्टिक्स का तो आपको पता ही है, छोड़ोगे तो जाएगा। तो बायोलॉजिकल, ठीक है, यानी ये वाला इससे आया लिस्टिक्स और ये बायो मिलकर बना लिया बायोलिस्टिक्स। तो बायोलिस्टिक्स में क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ टंगस्टन एंड गोल्ड। देखो आप चाहोगे ना तो इसका मेरिट्स डिमेरिट्स बहुत है, लेकिन हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं। माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ टंगस्टन एंड गोल्ड, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स यानी आप छोटा छोटा पार्टिकल्स ले लो, ठीक है। अब ये आपका डीएनए है, डीएनए, तो इसके ऊपर में इसका कोटिंग कर दो आप, ठीक है, इसका कोटिंग कर दो आप। ये माइक्रो पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, बायोलिस्टिक हो गया, ठीक है। टंगस्टन सस्ता होता है और गोल्ड महंगा होता है, इट्स कॉस्टली एंड दिस इज चीपर, बट गोल्ड इज बेटर माइक्रो पार्टिकल्स कंपेयर टू टंगस्टन। टंगस्टन जो है ना टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक होता है। तो ये जो बन गया, आपने जीन कोटिंग कर लिया, इसमें क्या करते हैं ना, जैसे ट्यूब ले लिए, इसमें डीएनए आपका है, इसी में ये गोल्ड पार्टिकल्स या टंगस्टन पार्टिकल्स डाल दो आप। फिर आप जैसे इसमें डालोगे ना, इसको प्रिसिपिटेट करवाओगे, चिल्ड एथेनॉल डाल दो आप, जिसको लोग पढ़ाते समय बताते हैं दारू, तो चिल्ड एथेनॉल डाल दो आप। तो इस पे क्या करो, ये जो है ना इसके ऊपर में ऐसे लपेटा जाएगा, तो बन गया आपका माइक्रो पार्टिकल्स। उसके बाद क्या करना है, जीन गन, उसको शूट करना है, शूट कर दो आप, जीन गन मेथड, ठीक है, शूट कर दो आप, या बम्बार्डमेंट, उसको बम्बार्ड करना है। तो देखो आप, सिंपल हम आपको बता रहे हैं, इसमें प्लांट सेल्स है बहुत सारा, ठीक है, प्लांट सेल्स है, टिश्यू मान लो आप, ठीक है, और ये जो है जीन गन है, ये जीन गन है, ठीक है, और यहां पे जो है ये आपका पिस्टन है। इसी पे ये जो आपने बनाया है ना ये, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल्स यहां पे कोट कर दो आप, माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स, ठीक है, ये क्या है, इस पे आप कोट किए हुए हो, इसको इस पे, उसके बाद इसको जो है ना इस पे प्रेशर डालोगे ना तो फटाक से आएगा, और जब यहाँ पे आएगा ना तो देखो यहाँ पे, यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा, यानी यहाँ पे आकर ये रुक जाएगा। और जैसे ही जब ये रुकेगा ना तो काफी स्पीड से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो है ये सब काफी स्पीड से जो है ये माइक्रो पार्टिकल्स जो है, माइक्रो पार्टिकल्स जो है बहुत स्पीड से जो है इससे रिलीज होगा और इसको हिट करेगा और इस सेल्स में घुस जाएगा, ठीक है, इसमें घुस जाएगा। तो क्या हो गया, आपका सेल्स ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं जीन गन मेथड और बायोलिस्टिक मेथड्स और माइक्रो पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट मेथड। ये मास में कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन में तो एक सेल में, एक सेल को देखोगे माइक्रोस्कोप से सेल्स को देखोगे और माइक्रो नीडल से इंजेक्ट करोगे, यानी एक बार में एक ही। यहाँ पे मास ट्रांसफर होता है, बहुत सारा सेल्स है, बहुत सारा पार्टिकल्स, यहाँ से चलेगा, फट से यहाँ पे रुकेगा, यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया जीन गन मेथड और बायोलिस्टिक मेथड्स और माइक्रो पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट मेथड।
बम्बार्ड कर रहे हो ना इस पे, ये जो माइक्रो पार्टिकल्स है या पार्टिकल्स भी जस्ट कई जगह पढ़ोगे पार्टिकल्स लिखा हुआ, तो ये क्या हो रहा है, बम्बार्ड हो रहा है इसमें। ये जो प्लांट सेल्स है, ये जो प्लांट सेल्स है, प्लांट सेल्स, इस पे आप क्या कर रहे हैं, इसको बम्बार्ड कर रहे हैं, तब तो ये अंदर घुस जा रहा है। ठीक है, तो इसको और हम लोग बम्बार्डमेंट, माइक्रो पार्टिकल्स या पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट मेथड भी कहते हैं। दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट वन, ट्रांसफॉर्मेशन का जो पार्ट है उसमें हम लोग को पढ़ना है डिसआर्म पैथोजन फैक्टर्स। डिसआर्म पैथोजन use of disarmed pathogen vector। तो ये तो अभी हम आपको लास्ट वीडियो जो है उसमें बताए थे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस और दूसरा रेट्रोबैक्टर, रेट्रोवायरस। ठीक है, और इसमें हमने आपको बताया था ये दोनों क्या है, पैथोजेन है, दोनों क्या है, पैथोजेन है। अब कोई भी पैथोजेन है ना, उसका जब आप डीएनए देखोगे, जब आप डीएनए देखेंगे, मान लीजिए डीएनए है, ये इसका डीएनए, ये मान लो आप, तो आप क्या देखोगे ना, इसमें कुछ जीन्स होता है। मान लीजिए ये जीन्स जो है, ये जीन्स जो है हमारा, ये विरुलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी जो विरुलेंस जीन्स होता है ना, इसको विरुलेंस फैक्टर भी कहते हैं, और फैक्टर्स यही रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज प्रोडक्शन। यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जो है, यदि पैथोजेंस ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स है, तो इसके वजह से, यदि रेट्रोवायरस कैंसर प्रोड्यूस करता है ह्यूमंस में, तो विरुलेंस की वजह से, यानी कुछ जीन्स होता है। ठीक है, और आपको पता है कि ये नेचुरली जो है किसी प्लांट सेल्स में, कोई भी डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में एंटर कर जाता है। वैसे रेट्रोवायरस भी जो है किसी भी जो उसका सेल्स है जिसको पहचानता है, यानी एनिमल सेल्स में डीएनए भेज सकता है, ये जो है डाइकोटिलेडनस प्लांट में भेज सकता है। तो यदि हम लोग इसका, इस पैथोजेंस का विरुलेंस जीन हटा दें, इस जीन को हटा दें, तो रिमूवल ऑफ virulence genes from DNA of pathogens is called disarming of pathogen, and the pathogen will be known as disarmed pathogens, यानी disarmed pathogens are pathogens with virulence genes removed। ठीक है, disarmed pathogens are pathogens with virulence genes removed। ठीक है, यानी यही पैथोजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? पैथोजेनिसिटी, यानी डिजीज प्रोडक्शन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि हम इसको रिमूव कर देंगे इसमें से,
तो ये डिजीज कॉज नहीं करेगा, बट दिस विल कैरी द फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो इसके पास यदि आप जो जीन उसको हेल्प करता है डीएनए ट्रांसफर में, उस जीन को हटा दोगे तो ट्रांसफर नहीं करेगा। तो हम लोग जो जीन ट्रांसफर करता है डीएनए को, उसको उसमें ही रहने देते हैं, लेकिन जो डिजीज कॉज करता है और जो अनवांटेड जीन है उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको भेजना है वो उसमें डाल दे तो ये आराम से आपका काम कर देगा, आराम से जहां पे भी भेजना है वहां पे फॉरेन डीएनए पहुंचा देगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिसआर्म पैथोजन बैक्टीरिया। तो लार्जली यही दोनों यूज में, मतलब बहुत सारा है लेकिन अभी दो सिर्फ आप समझो, आपके सिलेबस में ही है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस एंड रेट्रोवायरस। विद दिस योर सेकेंड पार्ट इज ओवर, यानी टूल्स, जो टूल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना था, मॉलिक्यूलर टूल्स, दिस पार्ट इज ओवर। द नेक्स्ट वन टुमारो विल बी सीइंग इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसजेनेसिस, और यू कैन से प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए, ठीक है, और we'll see the process of gene cloning. Okay, so thank you, good night.